व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, यहां से बिल्डअप करेंगे हम। मैट्रिक्स क्या होता है, और मैं आपको बताऊं कि आप अपनी लाइफ में मैट्रिक्स बहुत यूज करते होंगे, ठीक है, बट आपको आइडिया नहीं होगा कि ये मैथमेटिकली ये मैट्रिक्स है। सपोज मैं ऐसे शुरू करता हूं, सपोज एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स है, ए बी और सी, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस क्लास में ए बी सी, या आप बोले कि स्टूडेंट्स है, या आप बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है मेरे पास सेक्शंस ऑफ अ क्लास है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स में, और बात करूं मैथमेटिक्स में, और बात करूं अकाउंट्स में, सपोज मैं कहता हूं कि जो एवरेज मार्क्स है ए सेक्शन के 20 है, बी के 29 है, और सी के 36 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम मार्क्स आर 40, ठीक है। अब मैं बी के बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल फ्रेम की हुई है खुद ही, 22, 35 और 34, और अब मैंने कहा कि सी के 28 है, 14 है और 28 है। ये मैंने क्या लिखा कि अगर एक पर्टिकुलर क्लास के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी और सी, और 3 सब्जेक्ट्स में उनकी ये एवरेज मार्क्स है। अब मैं इस चीज को एक अरेंजमेंट में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। मैं इसी डेटा को आपके सामने एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट करता हूं। ये देखिए, सपोज मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूं, सपोज मैं इसको प्रेजेंट करूं, जो मैंने ऊपर लिखा मैं उसी को लिख रहा हूं, सेम वही चीज को लिख रहा हूं, बस यहां से मैं ये वाला पोर्शन इग्नोर कर देता हूं, बस इम्प्लाई दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। बस जब मैंने इतना सा काम किया, तो ये जो मैंने आपके सामने इसी डेटा को ऐसे प्रेजेंट किया, इस वाले फॉर्मेट को या इस वाली प्रेजेंटेशन को हम मैथमेटिकली मैट्रिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन तो खैर मैं लिखवा ही दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, कि पहले आप समझिए चीज क्या होती है। अगर मैं किसी डेटा को किसी डेटा के बजाय मैं आपको बोल सकता हूँ नंबर्स को, बिकॉज मैथमेटिकली हमारे पास जो डेटा होता है वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं नंबर्स को, चाहे वो रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर्स हो, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ रियल और इमेजिनरी, मेरे पास कोई भी नंबर हो, अगर मैं उनको अरेंज करता हूं, इनकी अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स में, ठीक है, किसमें, इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पता होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैं इनको अरेंज करता हूं, मेरे पास कोई भी नंबर्स है रियल या इमेजिनरी, और मैं इनको अरेंज करता हूं, किस में अरेंज करता हूं, रोज एंड कॉलम्स में, और इनकी जो फाइनल शेप होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन ऊपर मेरे पास थी, ये इंफॉर्मेशन मैंने इसी को अरेंज किया अपने पास, कैसे कैसे, इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। और जो फाइनल शेप आई वो मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप थी, तो मैं इसको बोलूंगा मेरे पास ये मैट्रिक्स वाली फॉर्म है। और यहाँ पे जो मैंने 3x3 लिखा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये मेरे पास डिटरमाइन करता है कि इसके रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। 3x3 ये लिखते भी है, कभी इग्नोर भी करते हैं, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका ऑर्डर है 3:3, यानी इसका मतलब इसके पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स। मैं आगे जाके वो पूरा और एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और कभी हम मैट्रिक्स के साथ ये रोज एंड कॉलम्स क्या डिफाइन करते हैं वो भी लिख सकते हैं। सपोज इस केस में मेरे पास रो डिफाइन कर रहा है सेक्शंस, तो मैं इसको यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी लिख सकता हूं, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख सकता हूं, और मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म।
ठीक है, फिर से समझिए कि अगर मैं नंबर्स को एसेंशियल क्या है कि वो नंबर्स हो, नंबर्स चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको अरेंज कर रहा हूँ रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है, और फाइनली वो एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहे, मैं उसको मैट्रिक्स बोलता हूँ, इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आ गया कोई मैट्रिक्स, बहुत जगह काम आएंगे, बहुत जगह काम आते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्टेशन, जिन लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे, ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट है, गेम थियरी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों में आपको ये मैट्रिसेस काम आती है, ये फॉर्मेशन काम आती है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स, अभी जो सीपीटी में है खैर, या अभी जो सॉरी फाउंडेशन में है, उन लोगों ने तो ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, पर जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या कोई और ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हैं जहाँ पे ये चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। सी फाइनल की कॉस्टिंग में भी है ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, गेम थियरी, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे केस में आपको डेटा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया जाता है, उसके उस पे आगे आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, और उसकी यूटिलिटी आप आगे पढ़ के आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर मेरे पास नंबर्स है और उनको मैं अरेंज कर रहा हूँ रोज और कॉलम्स में, और फाइनली उनकी शेप मेरे पास रेक्टेंगुलर आ रही है, तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लूरल में मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए फाइन ट्यून करने वाला हूं। अगर मैंने नंबर्स को ऐसे अरेंज किया 2 4 5, क्या ये मेरे पास मैट्रिक्स माना जाएगा? नहीं, बिकॉज रोज और कॉलम्स है, लेकिन मेरी जो अरेंजमेंट वो रेक्टेंगुलर नहीं है, यहाँ पे मेरे पास एक टर्म मिसिंग है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। तो कंडीशंस क्या है चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स है या नहीं है? कंडीशंस है, कंडीशन 1 कि डेटा शुड बी इन रोज एंड कॉलम्स, कंडीशन 1। और कंडीशन 2 क्या है कि मैट्रिक्स हो? कंडीशन 2 है कि ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप बनाए। अब आपको ये भी पता हो कि रेक्टेंगल जो है वो क्या होता है, शेप जहां पे 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, होता है लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब मुझे बताइए स्क्वायर जो है, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, बट अभी के लिए आप इसको मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर शेप में हो। बाद में आप ये कंफ्यूजन ना करके आप बोले कि स्क्वायर मेरे पास रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर जो है वो भी रेक्टेंगल ही होता है, बट स्क्वायर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। यानी इसका मतलब है रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर में भी है, लेकिन स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में नहीं होती, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तब मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं और क्या इसकी जर्नल फॉर्म है वो समझते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट हम करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी, ऐसे करके हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं एक मैट्रिक्स जो मैं अभी लिखा, ए इज इक्वल, ऐसे लिखते हैं और ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स हो या ये वाले ब्रैकेट्स हो, वो एक ही बात है, वो आपके लिए कोई डिफरेंट नहीं है कि मैट्रिक्स को हम ऐसे ब्रैकेट से लिखे या स्क्वायर ब्रैकेट से लिखे या नॉर्मल पैरेंथेसिस से लिखे, उसके लिए कोई इशू नहीं है कि आप लॉन्ग ब्रैकेट यूज करें या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें। और उसके बाद जो मैंने कहा कि सपोज मैं यही वाला मैट्रिक्स लिखता हूँ 20 29 36 22 35 34 28 14 28 मैंने लिखा, ठीक है, और नीचे मैंने ऑर्डर लिखा 3 into 3, इसको हम समझते हैं। तो मैट्रिक्स को नॉर्मली डिटरमाइन करते हैं कैपिटल लेटर्स से, ठीक है, और चाहे मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूं चाहे मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूं। तो टेस्ट क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, रोज में है, कॉलम्स में, और रेक्टेंगल मेरे पास पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं जो लिखा है बताया, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये डिटरमाइन करता है इसके रोज कितने हैं, ये डिटरमाइन करता है इसके कॉलम्स कितने हैं। अभी आपको ऑलरेडी पता है रोज कितने हैं, रोज मेरे पास ये हो गया रो 1, इसको मैं रो 1 बोलता हूँ, इसको मेरे पास रो 2 बोलूंगा, इसको अपने पास रो 3 बोलूंगा, कॉलम्स इसको कॉलम 1 बोलूंगा। बहुत इजी है ये, आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, इसको कॉलम 3 बोलूंगा। तो ये रोज है और ये कॉलम्स है, ठीक है, हो गया यहाँ तक पार्ट कंप्लीट, रोज और कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में अगर आपको बोलूं कितने एलिमेंट्स है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम सारी कार्रवाई इसी मैट्रिक्स पे कर रहे हैं,
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3, ये आप समझ गए, रो इनटू कॉलम। अब मैं बोला एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, इसमें एलिमेंट्स कितना बोलेंगे, इसमें 9 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो कि आपको पता है 3 into 3 is equal to 9, इसमें 9 एलिमेंट्स मेरे पास है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं सपोज मुझे पोजीशन बताओ किसी भी एलिमेंट की, सपोज मैं आपको बोलूं इससे मुझे आप 35 की पोजीशनिंग बताओ, तो कैसे हम मैट्रिक्स में एलिमेंट को पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। पोजीशनिंग का हमारे पास ये रूल है, ये आपको याद रखना है कि ये जनरली एग्रीड चीजें है कि हम मैट्रिक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं, पोजीशन यहाँ पे लिखते हैं। पोजीशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हम आपको हमेशा बोलेंगे पोजीशन के केस में कि जो रो है वो प्रिसीड करेगा कॉलम को, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ पोजीशनिंग कैसे करते हैं। अगर मुझे यही मैट्रिक्स इंटू 3 मैट्रिक्स लिखना हो जर्नल फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल, ठीक है, हम पोजीशनिंग बोलते हैं, एलिमेंट को बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्मॉल आई, और नीचे इसको लिखते हैं I और J। आई डिटरमाइन करता है ये कौन से रो में है और ये कौन से कॉलम में है, ठीक है, ये होती है पोजीशनिंग। सपोज जो 20 है मेरे पास, इसकी पोजीशनिंग क्या है मेरे पास A11, बिकॉज ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 29 की क्या पोजीशन है, आप बोलेंगे A2, A1 और 2, और इसकी जो है A1 और 3। अब रीजन क्या है, मैंने वो रो प्रीसीड्स कॉलम, हम जब भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशनिंग करेंगे तो हमारे पास जो रो है वो कॉलम्स को प्रीसीड करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 22 की पोजीशन निकालना चाहूं तो मेरे पास ये रो नंबर 2 में आ रहा है, कॉलम नंबर 1 में आ रहा है, इसका 2 2 ही होगा। ये मेरे पास रो 2 में आ रहा है, कॉलम 3 में आ रहा है, ये 3 1 हो जाएगा, ये 3 और 2 हो जाएगा, और ये 3 और 3 हो जाएगा, बिकॉज ये तीसरे रो में है और कॉलम दूसरा है। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, आपको सफिशिएंट समझाने के लिए कि हम एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कैसे करते हैं। ये है मेरे पास R1, ये मेरे पास है R2, ये मेरे पास है R3, ये मेरे पास है कॉलम 1, ये मेरे पास है कॉलम 2, मेरे पास है कॉलम 3, और इनकी जर्नल फॉर्म में हम बोलेंगे A I J, यानी ith रो और jth कॉलम में, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि 28 की पोजीशनिंग क्या है इस मैट्रिक्स में, तो आप सिंपली बताएंगे 3 3, ठीक है, कि ये एलिमेंट जो है मेरे पास तीसरे रो में है, तीसरे कॉलम में है, तो इनको बोलते हैं हम पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ गई, हमारे पास हमेशा रो एंड कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स में, बट डिनोशन के लिए हमेशा रो प्रीसीड्स कॉलम, ठीक है। ये हो गई पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इससे हमें जस्ट इसको एज अ, जैसे आप 1 2 पढ़ते वैसे ही इसका बेसिक्स है मैट्रिसेस का, ठीक है। ये मेरे पास हो गई इनकी पोजीशनिंग। अब इसको अगर और जनरलाइज करना चाहते हैं, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है m रोज और n कॉलम्स का, सपोज उसका पहले एलिमेंट क्या होगा A11 ऑब्वियसली, उसके बाद दूसरा A21, और वो जाएगा कहां तक, mth रो है A m और 1, बिकॉज़ मेरे पास कॉलम 1 होगा और रोज मेरे पास 1 से लेकर 2 से लेकर m तक होंगे, यहां से कहां तक जाएगा, ठीक है, बीइंग इन फर्स्ट रो A1 2, और मेरे पास n कॉलम्स है तो जाएगा A1 n तक, ठीक है। ये हो गया कॉलम n, जर्नल फॉर्म बता रहा हूं। ऐसे यहाँ पे काफी सारे टर्म्स आएंगे, उसके बाद लास्ट तक कहां जाएगा वो A m रो nth कॉलम, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा। तो ये मेरी जर्नलाइज्ड फॉर्म हो गई मैट्रिक्स की, ठीक है। यहाँ तक काफी इजी पार्ट है। तो ऐसे हम मैट्रिसेस को डिटरमाइन करते हैं, एलिमेंट्स भी आपने समझ लिए, डिनोट कैसे करते हैं वो भी समझ लिया, एक एलिमेंट की पोजीशनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। नोट मैंने आपको पहले ही बोला, नोट हम इसको करते हैं ए से, कैपिटल ए से, और रखते हैं या तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिसेस को या रखते हैं हम पैरेंथेसिस में, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, यूटिलिटी भी आप आगे इसकी समझ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं फाइनली हमने क्या अभी तक सीखा। हमने कहा कि मैट्रिसेस हमारे पास होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, चाहे रियल चाहे कॉम्प्लेक्स, इन रोज एंड कॉलम्स,
उसमें हमारे पास क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, रखते हैं ब्रैकेट्स में, और उसको डिनोट कोई एलिमेंट की पोजीशन डिनोट करते हैं ए आई जे से, व्हिच मींस ए टर्म होती है, आई मतलब वो किस रो में है, और जे मतलब वो किस कॉलम में है। तो A34 का मतलब वो एलिमेंट जो थर्ड रो में है वो फोर्थ कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर बताता है कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। एक और चीज है, मैट्रिसेस जो है या मैट्रिक्स जो है, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये चीज समझने की जरूरत है। मैट्रिक्स हम बोलते हैं इस अरेंजमेंट को ऑल टुगेदर, जो अरेंजमेंट हमने इसमें बनाई है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि अगर कोई वैल्यू हम इसमें असाइन कर ले तो डिटरमिनेंट होता है, बट अभी के लिए मैट्रिक्स अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। तो हम ऐसे नहीं ले सकते a इज इक्वल टू 24 23, इसका खुद में कोई वैल्यू नहीं है, जो कि कोई ऑब्वियस सी बात है। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये पूरे अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लूरल में मैट्रिसेस। और जैसे ये है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसको रिड्यूस किसी वैल्यू तक नहीं कर सकता। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट ही अपने आप में क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, फाइन। अभी हम मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपने पास। चलिए, यहां तक मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, मैट्रिक्स क्या होता है, क्या चीज है। अब मैंने कहा था दो और चीज है, पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद है ऑपरेशन। पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन पे आते हैं, या प्रॉपर्टी से बाद में आते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स है, कुछ बहुत पॉपुलर है, कुछ लेस पॉपुलर है। तो हम एक एक पढ़ते जाएंगे, बहुत इजी है। मैंने यही कहा था कि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, बाकी पोर्शन इजी है। रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, सब चीजें याद करनी पड़ेगी और सब चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी है आसान, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है, अब जब आप इतना समझ गए कि मैट्रिक्स मेरे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन रोज एंड कॉलम्स, तो पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है रो मैट्रिक्स का। ये टाइप्स है, अब नाम ही बताता है, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका बस रो होता है, कॉलम नहीं होते, रो ओनली। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, एग्जांपल देखिए खुद कैसे हो सकता है। अगर मैं आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लिख के दूं, सपोज मैं लिखूं एक मैट्रिक्स है 2 4, सॉरी कामास को हम सेपरेट नहीं करते, इसको मैट्रिक्स की शेप में लाएंगे। ठीक है, a इज इक्वल 2 4 8 9, और मैं इसको बंद कर दिया। अब इसमें मेरे पास रो कितना है, 1, और कॉलम से 4। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका जर्नल ऑर्डर क्या होता है, 1 into n, बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल रो, और n में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, बट रो एक ही होना चाहिए। इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए, बहुत ही इजी चीज है, इसमें कुछ ऐसे समझने वाला है नहीं, बहुत ही इजी पार्ट है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास बस रो होता है, कॉलम, अब हमारे पास एक ही रो होता है और कॉलम जितने मर्जी हो। तो इसका जर्नल जो ऑर्डर है वो है 1 into n, मींस 1 रो into n नंबर ऑफ कॉलम, जितने भी कॉलम्स हमारे पास हो, चाहे 1 into 1 हो, 1 into 2 हो, 1 into 3 हो, 1 into 4 हो, 1 into n हो, जितनी मर्जी हो, बट रो आपका एक ही होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं अपने पास रो मैट्रिक्स। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इस पे आपको मैट्रिक्स दिए होंगे और आपको बोलेंगे कि आप आइडेंटिफाई करो रो मैट्रिक्स को। ठीक है, या इस तरीके का क्वेश्चन इस पे इंस्टीट्यूट बना सकती है। फिर इसी के साथ क्या आपको पढ़ाया जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स, जिसका कॉलम ओनली हो। अब इसका उल्टा कीजिए, B इज इक्वल 1 2 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास कितने रो है, 4, बट कॉलम एक ही है, ये 4 into 1 हो गया। जर्नल फॉर्म क्या है इसकी, n into 1, मेरे पास कॉलम एक है, रो जितने मर्जी हो। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जहां मेरे पास कॉलम सिंगल हो, रो भले मर्जी कितने हो। ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, ये मेरे पास हो सकते हैं 2 into 1, 3 into 1, 8 into 1, 9 into 1। ठीक है, बिकॉज कॉलम एक ही है, उसमें आप जितने मर्जी रोज ऐड कर लो। ठीक है, हो गया ये मेरे पास। चलिए,
अब आ गया मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है जीरो मैट्रिक्स का या नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो है, भले ही मर्जी किस ऑर्डर का हो। फॉर ऑल आई या जे, यानी मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है, इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेट्स में हम पढ़ते हैं सिंगुलर सेट, नल सेट, ऐसे ही करके इसमें भी हम समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स किस किस टाइप के हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद हम इन पे ऑपरेशन सीखेंगे, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो नेक्स्ट पार्ट है। अभी आप यहाँ तक देखिए, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 0 0 0 0, या मैं एक लिखूं 0 0, ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0 0 0 0 0, इनके ऑर्डर अलग अलग है। इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर 1 into 2 है, इसका ऑर्डर 2 into 1 है, और इसका ऑर्डर 3 into 3 है। बट ये सारे जो है मेरे पास ये है जीरो मैट्रिसेस। क्यों है जीरो मैट्रिक्स? बिकॉज इसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसको हम बोलते हैं अपने पास जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया ये भी। चलिए आगे, किस 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 भी मर्जी ऑर्डर का हो, किस भी मर्जी ऑर्डर का हो, बट इसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज मोस्टली आपके जो कॉन्सेप्ट्स है और आपके जो आगे के कॉन्सेप्ट रहेंगे या आगे आपके जो आगे के क्वेश्चंस रहेंगे वो मोस्टली इस मैट्रिक्स पे रहेंगे। बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम बहुत कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, मैंने पहले ही हिंट दी थी, मैंने कहा था कि स्क्वायर जो होता है वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है। ऑब्वियसली कि रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी लेंथ लेंथ इक्वल है, ब्रेड्थ ब्रेड्थ इक्वल है, ठीक है, सारे एंगल्स मेरे पास 90 है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में अगर मैं इस लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल कर लूं तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये तो इक्वल होगा ही बिकॉज ये तो ऑर्डिनरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो जो स्क्वायर है बेसिकली ये क्या है? स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ही है, कुछ अलग तो है नहीं। सिमिलरली हमने पहले ही पढ़ा कि मैट्रिसेस जो होते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं इन रोज एंड कॉलम्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अब अगर मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो गए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ अ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको हम अपने पास क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, अगर मैं ये ले लूं सपोज, ठीक है, इसके रोज क्या है? 1, कॉलम्स क्या है? 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट 1 into 1 मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं होता बिकॉज कुछ ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, बट ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसे आगे बढ़े, अब यहाँ पे देखिए 9 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं 1 2 3 4 8 9 1 2 4 ये लिखूं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 and 3 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे की जो प्रॉपर्टीज है, अब आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली आप जो है इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मेरे पास रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे और इनका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 1 2 into 2 3 into 3 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर इस फॉर्म में हो, m into m फॉर्म में, वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर में आपको एक और चीज याद होगा, डायगोनल। इसी चीज से चीजें फ्लो होती है। ये स्क्वायर है, सपोज ये स्क्वायर है, और हमने इससे आइडेंटिफाई क्या किया? स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे एक और चीज निकल जाती है, बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। ठीक है, तो एक
कंसेप्ट आता है मैट्रिसेस में जिसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। मैं लिख देता हूं क्या होता है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल एक कंसेप्ट आता है स्क्वायर मैट्रिसेस में। लीडिंग डायगोनल होता है द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, विच आर ऑन द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल वही चीज जो मैंने आपको यहां से बताई, ये डायगोनल है, ठीक है। अब कहेंगे स्क्वायर में तो दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन डायगोनल के साथ में कुछ और लिखने वाला हूं, फिलहाल के लिए डायगोनल है, ठीक है। तो विच आर ऑन द डायगोनल, यहां पे आगे की जो मेन लाइन है वो है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। ऑल्दो स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन आपने कौन से डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं? वो वाला डायगोनल जो ओरिजिनेट होता है या स्टार्ट होता है, कहां से कमेंस होता है, जो हमारा पहला एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, ठीक है। लेट अस सी, अगर मैं आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दूं 1 2 8 9, इसमें लीडिंग डायगोनल कौन सा है? ये, दिस इज द लीडिंग डायगोनल, ठीक है, बिकॉज ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। अब स्क्वायर में जो, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, स्क्वायर में आप स्टार्ट और एंड को डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ए स्टार्ट है और बी एंड है, बी स्टार्ट है ए एंड है, बिकॉज ज्योमेट्रिकली वो गलत हो जाएगा। अगर मेरे पास एक लाइन है ए और बी, मैं ये नहीं बोल सकता कि ए स्टार्ट है बी एंड है, बिकॉज बी स्टार्ट है ए एंड है, बात सिमिलर है। लाइन के केस में हम स्टार्ट को आइडेंटिफाई या पिन पॉइंट नहीं कर सकते, आप इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन मैट्रिक्स के केस में हम स्टार्ट को पिन पॉइंट कर सकते हैं, बिकॉज हमने पहले ही क्या बोला कि हम एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो 1 की पोजीशनिंग क्या है? A11, और 9 की पोजीशनिंग क्या है? A22। तो अब अगर मैं A11 और A22 के बिटवीन जो एलिमेंट्स को कनेक्ट करूं, तो मेरे पास बन जाएगा लीडिंग डायगोनल। इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। यहाँ पे हम इसको स्टार्ट और एंड को डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। इस केस में आप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल इजी इसको समझ सकते हैं। अब मैं 3 into 3 पे अगर जाऊं, अगर मैं 3 into 3 पे जाऊं, मैं लिखूं 1 8 9। अच्छा, इनके आपस में कोई क्या बोलते हैं रिलेशनशिप हो या ना हो, डज नॉट मैटर, दे कैन परफेक्टली बी अ वेग टर्म्स, कोई इशू नहीं है। 8 14 2 और 3 9 और 4 14 इसको क्लियर लिखते हैं। अब इसने मुझे बताया लीडिंग डायगोनल कौन सा है। 1 की पोजीशनिंग क्या है? A11। इस 4 की पोजीशनिंग क्या है? A33। अगर मैं इस A11 और इस 33 को कनेक्ट करूं, तो ये मेरा इसमें बन जाएगा लीडिंग डायगोनल, ठीक है। ये बन गया मेरा लीडिंग डायगोनल, ठीक है, ये बन गया इसमें लीडिंग डायगोनल, ठीक है, डन। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं नॉन स्क्वायर के केस में। सपोज ये वाला है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें भी मैं बोल सकता हूँ लीडिंग डायगोनल ये है, लेकिन कोई मैटर नहीं करता इसमें। आपको ज्यादा ये सब चीजें मतलब इस पे ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ गए, तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पढ़ेंगे, उस पे ही हम सारा काम करेंगे। इस पे आपको ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए मैंने आपको क्या कहा कि लीडिंग डायगोनल आपका वो डायगोनल है जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम फर्स्ट टर्म, originates from first term, वहां से जो डायगोनल इमर्ज होता है वो आपका लीडिंग डायगोनल होता है। तो ये एलिमेंट्स आपकी लीडिंग डायगोनल पे है, ठीक है। अब मुझे लीडिंग डायगोनल क्यों पढ़ाना पड़ा? कि अब आप आगे की जो डेफिनेशन है वो समझ पाएंगे, ठीक है। लीडिंग डायगोनल हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे कुछ 4-5 मैट्रिक्स बना के देखेंगे, बताइए डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है इसमें, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए।
स्क्वायर हमने पढ़ा जिसके रोज एंड कॉलम्स बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स अदर देन लीडिंग डायगोनल आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहां पे लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे टर्म जीरो। सपोज ये देख लीजिए जहां पे एलिमेंट्स आपके बस लाई करे लीडिंग डायगोनल पे। सपोज मैं 2 into 2 मैट्रिक्स लेता हूं, इसमें ये मेरा लीडिंग डायगोनल है, ठीक है, मेरा लीडिंग डायगोनल है, तो बाकी एलिमेंट्स को अगर मैं जीरो कर दूं तो ये मेरे पास बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। एक और देख लीजिए 3 वाला, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं इसमें लीडिंग डायगोनल कौन सा है, ये, ठीक है। अब जो बाकी एलिमेंट्स बचे उन सबको मैं जीरो कर दूं, ठीक है, ये मैं जीरो रखूं, यहाँ पे ये भी जीरो रखूं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, और ये 9 भी जीरो। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अंडरस्टूड। तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास वो वाला मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स अदर देन लीडिंग डायगोनल जो है वो जीरो, ठीक है, अंडरस्टूड। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बिल्डअप करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बिल्डअप करते हैं, इसी से निकल रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या निकला आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स से आपका क्या निकलेगा, शुरू से स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स से आपका निकलेगा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइए ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब स्केलर मैट्रिक्स को देखिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे पास, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल आपको क्या समझ आया, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बोला कि इसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो है। जब मेरे पास डायगोनल लीडिंग डायगोनल जो है उस पे जो एलिमेंट्स है वो मेरे पास इक्वल हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे देख लीजिए, अगर मैं बोलूं आपके पास 3 वाला मैं कर लेता हूं, के के के, ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया 0 0 0 0 0 0। सबसे पहले आप बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी है, 3 into 3 है, स्क्वायर वाला टेस्ट पास हो गया। अब बताइए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप बताएंगे हाँ जी है, बिकॉज बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, लीडिंग डायगोनल पे जीरो नहीं है। अब तीसरा टेस्ट है, क्या लीडिंग डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स इक्वल है, आप बोलेंगे हाँ वो तो इक्वल है, के है। अब मतलब 3 3 3 लिखो, 4 कुछ भी लिखो, तो आप बोलेंगे मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, जब लीडिंग डायगोनल पे आपके एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, फिर ऑर्डर जो मर्जी हो वो आपको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब उससे आ गया यूनिट मैट्रिक्स। अगर मैं इसी स्केलर मैट्रिक्स में, अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स में k को 1 के बराबर कर दूं तो तब ये बन जाता है मेरा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसी से इमर्ज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार इनको फिर से रिवाइंड करता हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को। इधर देखिए, मैं सपोज आपको बोलता हूं 4 पे कर ले, 2 4 8 9 1 2 3 4 5 8 9 7 2 5 6 8। ये बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इससे मैं बनाना चाहता हूं अगला जो है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे बनेगा स्क्वायर से डायगोनल, मैं इस 2 2 9 और 8 को रिटेन करूंगा और बाकी जो है वो सारे सारे जीरो कर दूंगा। ये बन गया मेरा कौन सा मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऑर्डर मेरे पास सेम है इसका, मैं किसी भी ऑर्डर पे ये चीज कर सकता। अब इससे मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, मैं बोलता हूं आप मुझे बताओ स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है। क्या स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं उसका भी एक रीजन है। इसमें मैं एक के जो है एलिमिनेट कर सकता हूं
वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज तब आपको बताऊंगा कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्या, वो मैं आपको बताऊंगा भी। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ अभी के लिए, आप देखिए इसको स्केलर बनाना होगा, तो लिखूंगा 2 2 2 और 2, ये मेरे पास क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ इसके आगे बढ़ के उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, 1 1 1 1, बाकी सबको 0 करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट, इसके बाद 2 और है, आप स्क्वायर मैट्रिक्स पे समझ सकते हैं। अब इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो आगे हम पढ़ेंगे कि मैं इसमें से 2 जो है इसको बाहर ले सकता हूं। सपोज मैंने इसको 2 को बाहर ले लिया, तो अंदर मेरा क्या बचेगा, यूनिट मैट्रिक्स ही बचेगा। ठीक है, जैसे मैं आगे को पढ़ाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ कांस्टेंट, ठीक है, तब आपको ये चीज समझ आएगी। आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए, और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से, सपोज 4 इनटू अ मैट्रिक्स। वो कैसे करते हैं, वो जब बताऊंगा तब मैं वापस इस चीज पे आऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है और ये मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है। और अगर स्केलर मैट्रिक्स से मैं एक कांस्टेंट बाहर ले जाऊंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 इंटू यूनिट मैट्रिक्स और k इंटू यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो k जस्ट रिप्रेजेंट्स दिस स्केल। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ऑपरेशंस और मैट्रिसेस पढ़ेंगे, अभी के लिए बस हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक ओके हो गया। चलिए, अब हम इसके साथ क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं 2 और चीजें, 3 और चीजें रादर, तो उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल हम जाएंगे ऑपरेशन वाले पार्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट है अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल पूछ सकते हैं, इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। पूछ सकते हैं कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सा मैट्रिक्स है, आप इससे बनाओ अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का मतलब होता है, 2 तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब इसमें एक लीडिंग डायगोनल भी होगा। अब जो लीडिंग डायगोनल है मेरे पास, अगर मेरे सारे एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल से अबव है और नीचे मेरे पास 0 आ रहा है, मैट्रिक्स में जो भी ऐसी टर्म्स है जिनकी वैल्यू है नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो ऊपर आ रहे हैं। सपोज मैं एक 3x3 मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूं। मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा, ये है ए बी सी, ये है ई एफ, ये है जी, और यहां पे मैं लिखूंगा सपोज 0 0 0। अब देखिए मेरे पास लीडिंग डायगोनल हो गए, मेरे पास हो गया लीडिंग डायगोनल। मेरी जो भी एलिमेंट्स है नॉन जीरो वो कहाँ आ रहे हैं, अपर पोर्शन में। मैं इसको बोलता हूँ अपर ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे नहीं लिखेंगे बिकॉज इसकी कोई अलग सिग्निफिकेंस है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो कैसे पढ़ेंगे कि ऑल एलिमेंट्स बिलो बिलो लीडिंग डायगोनल इज 0। लीडिंग डायगोनल है, इसके नीचे जो एलिमेंट्स है वो 0, तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गया। और लोअर ट्रायंगल इसका उल्टा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं, ए बी सी लीडिंग डायगोनल हो गया, ई एफ, ठीक है, ई एफ जी यहां लिखूं और बाकी एलिमेंट सारे में 0 कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास लीडिंग डायगोनल हो गया, ये मेरे पास लीडिंग डायगोनल हो गया ए बी सी। अब मेरे जो सारे एलिमेंट्स है वो नीचे आ रहे हैं, तो इसे बन गया ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये बन गया अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और जो मेरे ऊपर वाले एलिमेंट है वो सारे क्या आ रहे हैं, 0। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को मैं लिखूंगा ऑल एलिमेंट्स अबव लीडिंग डायगोनल इज या और 0। जो भी एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के अबव आ रहे हैं वो 0 है। एंड माइंड यू ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम करते हैं, नॉन स्क्वायर में भी करते हैं लेकिन वहां पे आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, हो गया यहां तक ये कॉन्सेप्ट भी कवर। ये बेसिकली टाइप्स है सिंपली।
अब हो गई कॉन्सेप्ट है सब मैट्रिक्स। जैसे सेट का सबसेट होता है, मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होता है। सब मैट्रिक्स क्या होता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 7, फिर मेरे पास 2 0 3 या -2 कुछ भी हो 6 8 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 3। अगर मैं इसी से एक मैट्रिक्स लूं, इसी से एक मैट्रिक्स लूं, बट कैसे लूं कि मैं इसमें से क्या करूं, रो या कॉलम डिलीट कर। अगर मैं एक बड़े मैट्रिक्स में से रो या कॉलम निकाल दूं तो जो उसका पार्ट बचता है छोटा मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। सेट का सबसेट होता है, मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होता है। कैसे? सपोज मैं यहां से ये निकालूं, ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा बताइए? 1 7 6 और 3। ये मेरे पास सब मैट्रिक्स बन जाएगा इस मैट्रिक्स का, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है। आप कहेंगे नहीं ऐसा जरूरी करना, हम फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम निकाल सकते हैं, हम ये और ये निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा? -2 0 6 और 8, यही बन गया सब मैट्रिक्स। तो दिस इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये इसका हो गया सब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का पार्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग रो और कॉलम्स ऑफ अ मेन मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए एक लास्ट टाइप, कल हम आएंगे प्रॉपर्टीज पे। जस्ट मैंने को पहले स्टार्टिंग में बोला था कि मैट्रिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है। जस्ट इसमें एक जो इशू है कि जब आप कॉन्सेप्ट 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 पढ़ेंगे तो ये बिल्डअप हो जाएंगे बहुत सारे, तो आपको गैप मेंटेन करना, चीजों को सिस्टमाइज करना, कहीं पे नोट डाउन करना वो जरूरी है। और इनको कैसे आप इन चीजों को अपने पास याद रखेंगे, तो एक प्रैक्टिस से आएगा और एक के पढ़ने से आएगा, रिपीटेडली पढ़ने से आएगा, क्योंकि इसमें इसके बाद और चीजें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, आज के लिए जो लास्ट है वो है इक्वल मैट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल मैट्रिक्स। और ये बहुत आसान सा है। हम कब कहें कि दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है? हम कब कहेंगे? हम तभी कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है जब फर्स्ट इनका ऑर्डर सेम हो, इनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरा इनके जो एलिमेंट्स है वो सेम। ठीक है, जो एलिमेंट्स है वो सेम पोजीशन पे हो, इनकी पोजीशनिंग भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं 2 4 8 9, क्या ये बराबर है 4 2 8 9 के? तो आप बोलेंगे नहीं। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर देखिए सेम है तो वो पूरी हो गई। दूसरी क्या? एलिमेंट्स की पोजीशनिंग सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं कि हर कोई ए आई जी इज इक्वल टू बी आई जी के इक्वलेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मेरे पास इक्वल नहीं है, और अगर है तो इक्वल है। उनको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, एक दो एग्जांपल इस पे और दिखाता हूँ और आज यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए, मैं सपोज आपको बोलूं 2 2 2 2 2 2 और 2 2 2, ये 3 into 3 मैट्रिक्स हो गया। और ए लिखूंगा इसको, और एक मैट्रिक्स लूंगा मैं बी 2 2 2 2। तो अब बोले क्या इक्वल मैट्रिक्स है? ऑर्डर सेम नहीं है, और दो एलिमेंट सेम है लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं 8 9 1 2 ए और बी इज इक्वल 8 9 1 2। तो ये मेरे पास, हम इसको बोलते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए स्क्वायर, ये बी, और बी जो मेरे पास है ठीक है, क्या तो इक्वल मैट्रिसेस है। पहली कंडीशन ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। और दूसरी कंडीशन क्या थी अपने पास कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये बी और ये बी, और ये इसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे हाँ ये इक्वल, एलिमेंट्स भी सेम है। फॉर एवरी ए आई जी इज इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, तो हम बोलेंगे एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, हम बोलेंगे हाँ ये इक्वल मैट्रिसेस
है। ठीक है अपने पास। चलिए, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अब इसमें मेनली जो चीज है वो प्रैक्टिस का है, रिवीजन का है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और इसमें समझने वाला या ना समझने वाला ऐसा कोई चीज नहीं है, ये सारी डेफिनेशन है बेसिकली। जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर के टाइप पढ़ते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, फिर उनके ऑपरेशन सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली मैट्रिक्स एक नया कॉन्सेप्ट है, हमने पहले मैट्रिसेस को समझा, फिर मैट्रिक्स के टाइप्स को समझा, अब इसके बाद ऑपरेशन आएगा, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे स्क्वायर करेंगे, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और भी उसके ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांसपोज होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। पहले आपने पढ़ा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है, नेक्स्ट हमारे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जब ऑपरेशन वाले पार्ट पे जाएंगे तो और भी बहुत चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। तो तब तक मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को रिवाइज करो। मैं इसको आज यहाँ होल्ड करता हूँ, मैं यहाँ से आगे नहीं जाता।